So a very good morning to everyone and welcome to today's session. आज का हमारा टॉपिक है on exercises for elbows and forearms. So काफी टाइम से हमने ये पर्टिकुलर टॉपिक पे बात नहीं करी है. हम एरोबिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं. वी टॉक्ड अबाउट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड बैलेंस एंड ऑल, बट पर्टिकुलरली इस सेगमेंट के बारे में हमने ज्यादा बात नहीं करी. सो जस्ट अ क्विक इंट्रो बिफोर वी बिगिन कि एल्बो एंड फोरआर्म एक्सरसाइजेस क्यों करनी चाहिए या क्या होती हैं. बट बिफोर दैट जस्ट टू नो कि क्या इम्पोर्टेंस है उस पूरे बॉडी सेगमेंट की. आपका जहाँ पे शोल्डर जॉइंट जाके जहाँ पूरे बॉडी से जुड़ता है, यहाँ से आपके पूरे अपर लिम्स बॉडी से जुड़ते हैं एंड दे फॉर्म द शोल्डर जॉइंट. ये तो एक पिवट की तरह है जिसके अलोंग पूरा आपके आर्म मूव कर सकती है. लेकिन कहीं ना कहीं पे सिर्फ रेंज उसकी कितनी है वो इम्पोर्टेंट नहीं है. रेंज के साथ साथ थोड़ा सा हाथों को ग्रिप की भी जरूरत है, और कहीं ना कहीं पे ग्रिप के साथ साथ उनको जरूरत है कि अगर कोई चीज हमारे से दूर रखी हुई है, अगर हमें कोई चीज थोड़ी हाइट पे है उसको ऊपर से उठा के ऐसे नीचे लाना है, if something is like on a shelf and we need to get it down, तो उसके लिए that is where the muscles of our hands, our wrist and forearms come into play along with the shoulders. of course shoulder हाथ को ऊपर ले जाएगा तभी हम उसको नीचे ला पाएंगे. जब एक छोटा सा जब बेबी बिफोर इट इज बॉर्न, जब when a baby is inside the womb, उस टाइम पे in the early stages of development of a child, this was like this was unknown to people back like 50 years ago, maybe even 40 years ago, कि stages of development nature में क्या क्या होते हैं for a human being to be born. तो उसमें उन्होंने एक चीज देखी कि एक तब खैर अल्ट्रासाउंड भी इतने क्लियर नहीं होते थे, so it was a very blurry ultrasound, not a very clear one, but उसमें they saw that quite similar to all the other animals, because at the end of the day human being is an animal. It's just that we are more advanced and evolutionary chain में थोड़े से ऊपर हैं बाकी सभी living things से. तो उसमें उन्होंने पाया कि even though we are more higher on the evolutionary chain, but still there are a lot of things that are similar between us and the other animal kingdom members. तो उसमें सबसे जो पहली चीज उन्होंने देखी, जो हमारे एल्बोज हैं जहां से हम बेंड करते हैं, these are basically your four limbs. फोर लिम्स होती हैं जो आगे की तरफ होती हैं, यानी कि हमारे हाथ हैं जहाँ पे, एंड पीछे की होती हैं हाइंड लेग्स. हाइंड लेग्स आर द वंस ऑन द बैक साइड. तो उन्होंने ये पाया कि ह्यूमन बीइंग्स आर अमंग द वेरी फ्यू स्पीसीज जिनमें जो फोर लिम्स हैं आगे की तरफ, वो तो इस तरह से 90 डिग्री पे बेंड करते ही करते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ योर मूवमेंट ऑफ बॉडी. अगर हमारी बॉडी चलते समय आगे की ओर मूव करती है तो हमारे हाथ भी आप देखेंगे कि आगे की ओर ऐसे जा सकते हैं. लेकिन जो हमारे पैर हैं, पैर आप देखेंगे हमेशा पीछे की ओर बेंड होते हैं. आप घुटने को पीछे की ओर ही बेंड कर सकते हैं, आप घुटने को आगे ऐसे उल्टा बेंड नहीं कर सकते. लेकिन बाकी जो एनिमल्स हैं उनके पैर आगे की तरफ, उनके घुटने आगे की ओर भी बेंड हो सकते हैं. So this was something that they find very interesting and they try to figure out कि ऐसा क्यों होता है. और इवन हाथों के लिए भी, जैसे हम आज बात कर रहे हैं अपने फोरआर्म के मसल्स के बारे में, तो वो भी उनमें ऐसी क्या खास बात है, या फिर ये कि ऐसा मतलब गॉड को ऐसा क्या आइडिया आया कि उन्होंने बाकी सारे जानवरों के जो फोर लिम्स हैं वो पीछे की ओर बेंड कर दिए, और हमने ऐसा क्या किया कि हमारे को आगे की ओर बेंड करने वाले दे दिए. So the evolutionary reason that they found out was कि the rest of the animals do not need to, or not the rest of them, but most of them do not have the need to climb trees.
या फिर दे डू नॉट हैव अ नीड टू रीच आउट फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर बियॉन्ड देयर रीच, थोड़ा उनको उठ के ऐसे आगे उसके लिए ना जाना पड़े। ये एक थोड़ा एडवांटेज है जो उन्होंने हमको दिया। एंड using our forearm muscles we can actually do that task. Then secondly, जिस पिवट के ऊपर हमारा पूरा शोल्डर के ऊपर हमारी जो आर्म मूव करती है, तो वेट बेयर करने के लिए भी एक अच्छा तरीका है, क्योंकि जितना आप सेंटर से दूर जाएंगे it becomes slightly easier for us to lift any heavy weight. इसका एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं दूं, इन माय प्रैक्टिस इन माय क्लिनिक, तो मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो स्पोर्ट्स इंजरी में है, तो आई डील विद अ लॉट ऑफ एथलीट्स। तो एथलीट्स में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है, नॉट जस्ट एथलीट में, सभी में होती है, कि अगर जो आपकी अपर लिम्स हैं अगर वो थोड़ी पतली और लंबी है, कई लोगों की बाजुएं थोड़ी लंबी होती हैं और कई लोगों की अपने शरीर के हाइट के हिसाब से थोड़ी सी छोटी होती हैं। फर्क कहने को सिर्फ 1-2 इंचेस का ही है, ज्यादा नहीं है। बट व्हेन वी आर लिफ्टिंग सम हैवी ऑब्जेक्ट या फिर व्हेन वी आर डूइंग एक्सरसाइज या इवन अपनी डेली लाइफ में, इफ यू आर डूइंग एनी एक्टिविटी दैट रिक्वायर्स यू टू लिफ्ट सम वेट, उस टाइम पे इससे बहुत फर्क पड़ता है। जिसकी बाजुएं थोड़ी सी लंबी होती हैं, regardless of how much bulk they may or may not have, but they are more efficient in lifting that weight, they are more efficient in holding on to that weight. उनका, since I deal with athletes, तो उनकी again they have a reach advantage. For a boxer to have a reach advantage and just एक पॉइंट पे खड़े होके अगर उसको पंच मारना पड़े और उसको ज्यादा आगे की ओर बेंड ना करना पड़े, तो दैट्स अ बिग एडवांटेज फॉर देम। तो इसी तरह से हमारे एल्बो और फोरआर्म के मसल्स काम करते हैं। देन सेकेंडली वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इज कि हमारे पूरे अपर लिम्ब से ब्लड को फ्लो करते हुए वापस हार्ट की ओर लेके जाना। हम जब भी एक्सरसाइज शुरू करते हैं, आपने देखा होगा कि मैं कैसे शुरू करवाता हूँ, हमेशा अपने हाथों को इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करने से। ऐसा क्यों है? बिकॉज व्हेन वी डू दिस वी आर कॉन्ट्रैक्टिंग आवर मसल्स ऑफ द फोरआर्म। वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फिर रिलैक्स होते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फिर रिलैक्स होते हैं। सो दे सेंड द एंटायर ब्लड फ्लो बैक टुवर्ड्स द हार्ट। और आप इसको चेक भी कर सकते हैं, आप अपने हाथ को अगर ऐसे रखेंगे, तुम ढीला छोड़ देंगे, अब मैंने ऐसे हाथ ढीला छोड़ दिया, अगर इस एरिया को अगर मैं प्रेस करता हूं ऐसे, तो मेरी उंगलियां अपने आप बेंड हो जाती हैं, छोड़ेंगे तो सीधी हो जाती है। अब ये मूवमेंट इतना ज्यादा नहीं है when compared to doing it actively, but if you press this area, तो अपने आप हाथ की उंगलियां बेंड हो जाएंगी और ढीला छोड़ेंगे तो थोड़ी सीधी हो जाएगी। So this is how this mechanism works, कि जैसे जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट करते जाएंगे, the blood flow back to the heart will increase. बट क्योंकि इन मसल्स में उतना बल्क नहीं होता, सो दे आर प्रोन टू वीकनेस। एंड मसल बल्क ना होने की वजह से, क्योंकि उसमें टेंडन्स और लिगामेंट्स की सप्लाई थोड़ी ज्यादा है, विच इज व्हाई दे आर मोर प्रोन टू स्टिफनेस ऑल्सो। सो आज हम इन दो चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट, सिंस वी ट्राई टू कवर द इंटायर बॉडी, वी ट्राई टू कवर all the body segments in one session. So what I'll do is we'll start with the lower limbs. थोड़ी एक्सरसाइज पैरों की भी कर लेते हैं स्टार्टिंग में 5-10 मिनट। देन उसके बाद जो हाथों की एक्सरसाइज है वो आराम से फिर कंटिन्यू कर पाएंगे थ्रू आउट द सेशन। आई थिंक दैट विल बी बेटर। तो स्टार्ट करते हैं। आप चेयर्स को थोड़ा पीछे कर लीजिए, सीधे होके बैठिएगा, जगह बना लेते हैं अच्छे से। एंड लाइक वी ऑलवेज start the warm up with the forearm muscle, but then we'll continue with the lower limbs. दोनों हाथों को इस तरह से आगे ले आइए एंड हाथों को चलाइए।
ओके, दोनों हाथ ऊपर ऊपर करके भी चलाते रहिएगा। सर यहाँ दर्द होने लगा है से करने से, यहाँ सब थोड़ा सा मैम फोर आर्म्स में थोड़ा सा सोरनेस आ जाती है, कोई बात नहीं, दोनों हाथ नीचे ले आइए। बल्कि अगर आपको सोरनेस फील हो रही है while you do this after by about 10-20 repetitions if you start to feel the soreness then you're doing the right thing, क्योंकि पूरा ब्लड जैसे मैंने बताया वापस जब हार्ट की ओर जाएगा तो यहाँ की ब्लड सप्लाई हल्की सी कम हो जाती है, so which is why you feel कि वहाँ पेन उठता हुआ शुरू हो रहा है। मतलब थकान सी महसूस हो रही है ऐसे करके ना, जैसे ये होती है मैम, होती है। थैंक यू। चलिए, so we'll start with the lower limbs first, एक बार ये कंप्लीट कर लेते हैं, then we'll get to the elbow and the forearm. So आप सब प्लीज चेयर से खड़े हो जाइए, अपने थोड़ी पीछे जगह बना लेते हैं अच्छे से। पैरों को पास पास ले आएंगे, दोनों हाथ कमर पे, स्टार्ट विद हील रेजेस। सो पैरों को हिला लेंगे थोड़ा सा, दोनों हाथ कमर पे रखेंगे और घुटनों को हल्का सा बेंड करते हुए, feel bend like this, right, left, 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 relax, दोनों पैरों को वापस लेते आते हैं। और द नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक चेयर को आगे ले आएंगे, चेयर का सपोर्ट लेंगे इसके लिए, चेयर पे दोनों हाथ रखते हुए पैर पीछे की ओर ले जाएंगे, राइट, होल्ड करेंगे इसको वहां पे for 10 seconds, वापस लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, right, left, right, left, right, left, right, left, relax,
चेयर से एक कदम दूर हो जाते हैं, हाथ चेयर पे रखेंगे एंड पैर को साइड से ऊपर उठाएंगे, वापस राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, और नेक्स्ट वन, चेयर के पास खड़े हो जाएंगे, हल्का सा आगे की ओर बेंड करते हुए अपने आप को उतना पीछे इस तरह से लेकर जाएंगे एंड वापस नीचे लाएंगे। सो विल स्टार्ट विद दिस, राइट, आगे की ओर बेंड हुए एंड वापस, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, left, right, left, पैरों को थोड़ा एक बार हटा लीजिए इस तरह से, दोनों हाथों को ऐसे उठाइए साइड में एंड हाथों को ढीला रखते हुए अपनी बॉडी को रोटेट करेंगे। रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे, वापस चेयर पे बैठ जाते हैं अपने। So now to continue with the exercises for your elbows and forearms, the main part of the session for today. अगर आपके सामने एक टेबल हो तो टेबल के ऊपर हाथों को रखिएगा for the next exercises. करना क्या है हमें, मैं एक बार थोड़ा कैमरा पीछे कर लेता हूँ so that it's visible to everyone. जैसे मेरे सामने यहाँ पे टेबल है, इस तरह से करना क्या है, मैंने स्टार्ट करना है लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड को सीधा इस तरह से आगे रखना, राइट हैंड से यहाँ रिस्ट के पास रखेंगे हाथ को। अब करेंगे क्या कि हम राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को नीचे की ओर पुश करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम लेफ्ट हैंड को बेंड करेंगे ऊपर की तरफ। तो पुशिंग अगेंस्ट द राइट हैंड, जितना आप जोर लगा पाए अपनी तरफ से लगाइए एंड हाथ को ऊपर लाइए, एल्बो बेंड एंड देन यहाँ से फिर उसको वापस नीचे ले जाएंगे, धीरे से वापस नीचे। झटका बिल्कुल नहीं देना है, एल्बो को बहुत ही स्लोली ऊपर लेके जाइए जोर लगाते हुए, इस तरह
एंड वापस नीचे। एक बार और। वापस। एक बार और। अप डाउन अप डाउन। ओके, अब ऑपोजिट हैंड से हाथ से प्रेस करते हुए ऊपर की ओर उठाएंगे। डाउन अप डाउन अप डाउन। ओके, for the next exercise, we'll stretch the muscles of forearm both on the front and on the back side. So हाथ को इस तरह से सीधा आगे ले आइए, एल्बो स्ट्रेट रहनी चाहिए बिल्कुल। दूसरे हाथ से ऐसे एंड पीछे की ओर इसको स्ट्रेच करेंगे इस तरह, जितना आप स्ट्रेच कर पाए अच्छे से। एल्बो सीधी रखिएगा, एल्बो ऐसे बेंड मत करिएगा, सीधी रखिएगा। वापस नीचे की तरफ से इसको भी पकड़ के खींचेंगे अपनी तरफ। वापस ऊपर। ओके, स्ट्रेच डाउन करो, स्ट्रेच करिए एंड रिलैक्स। अब दूसरे हाथ से लेफ्ट हाथ को पीछे की ओर खींचेंगे। up down and relax, दोनों हाथ नीचे। नेक्स्ट वन इज फॉर दी रिस्ट जॉइंट्स। दोनों हाथों को इस तरह से ज्वाइन कर लीजिए। फर्स्ट वील स्टार्ट विद, तो हाथों को टेबल के ऊपर रख लेते हैं सपोर्ट के लिए। So just place your elbows on a table like this. दोनों हाथों को ऐसे ज्वाइन करेंगे। पहले इनको मूव करेंगे साइडवेज लाइक दिस। Then we'll rotate it. So इस तरह से रखना एल्बोस को पास पास एंड हाथ को ऐसे गोल गोल घुमाना एंड क्लॉकवाइज।
then anti-clockwise. हाथ नीचे ले। बिना सपोर्ट लिए अनुराग ज्यादा अच्छा हुआ। बिना putting the जब टेबल का सपोर्ट लेते हैं तो दिस मूवमेंट, दिस साइडवेज मूवमेंट इज मच इजियर। correct बट व्हेन वी आर रोटेटिंग उस टाइम पे then you खाना भी उठा लेते हैं। perfect, yeah. Now coming to the next exercise. दोनों हाथों को पहले तो इस तरह से ज्वाइन करेंगे एंड धीरे धीरे अपनी एल्बोस को नीचे की ओर ले जाएंगे। वापस ऊपर। अगेन एक बार और डाउन, अप, सीधा कर। हमारे रिस्ट जॉइंट के जस्ट नीचे की तरफ, यहाँ पे जहाँ हमें अपनी पल्स भी फील होती है, इस एरिया में काफी सारी आर्टरीज, काफी सारी वेन्स और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नर्व भी जाती है, जो कि हमारी 3 उंगलियां जो हैं, ये लिटिल फिंगर, रिंग एंड द मिडिल फिंगर, इन तीनों को सप्लाई करती है। इन 2 उंगलियों की नर्व सप्लाई एक अलग ब्रांच से होती है, तो यहाँ से आते हुए 2 अलग अलग ब्रांचेस बन जाती हैं which supply the entire hand and make sure कि हम हाथ से कोई भी चीज अपनी ग्रिप बना पाए उसके ऊपर। अगर यहाँ पे एक भी ब्रांच अगर कट ऑफ हो जाए तो हम हाथ से कुछ पकड़ ही नहीं पाएंगे, हाथ हमारे बिल्कुल यूजलेस हो जाएंगे उस पॉइंट पे। सो उस दोनों जो नर्व की जो ब्रांचेस हैं, जब उन्हें हमें स्ट्रेच करना हो तो कैसे करना होता है? अगेन we'll use a table for this one. So what we'll do is, एक बार खड़े हो जाते हैं, we'll stand close to the table. तो इस तरह से भी सामने मेरे यहाँ पर एक टेबल है, यहाँ पे हाथों को ऐसे रखेंगे इस तरह, दोनों हाथों को ज्वाइन करके, एंड हम आगे की तरफ है, उंगलियां बाहर को ऐसे फैली हुई हैं इस तरह से। Then we take a step back धीरे धीरे, बहुत ज्यादा पीछे भी मत जाइएगा, हल्का सा बस एक स्टेप पीछे लेना है। धीरे धीरे एल्बोस को बेंड करने का ट्राई करेंगे, अगर कर पाए तो। ज्यादा नहीं हो पाती हैं बेंड इसमें। दिस पोजीशन डज नॉट अलाउ द एल्बो जॉइंट टू बेंड मच। फॉर अस टू बेंड द एल्बोस, हाथ तो आगे ऐसे होना चाहिए था, लेकिन ऐसे ना रखते हुए अभी, क्योंकि हमें नर्व को स्ट्रेच करना है, तो हमने ऐसे रखा हुआ है। अपने पूरे शरीर का वजन हाथों के ऊपर डालते हुए वेरी स्लोली ट्राई टू बेंड द एल्बोज एज मच एज पॉसिबल। ज्यादा होंगी नहीं, बहुत ना के बराबर मूवमेंट होता है। वापस सीधे, वेरी गुड, एक बार और चेक। Again, down, up, down, up। अब दोनों हाथों को आगे की ओर ले आते हैं, दोनों हाथ ऐसे आगे की तरफ इस तरह से रख लेंगे। अब एल्बोस को बेंड करने का ट्राई करेंगे, तो देखिए कैसे बेंड हो जाती है। अप, डाउन,
up, down, up, down, and up. Relax. वापस बैठ जाते हैं चेयर पे. For the next exercise, जैसे हमने कहा कि फोर आर्म से होते हुए जो नर्व निकलती है वो दो ब्रांचेस में डिवाइड होती है टू सप्लाई आवर हैंड. वही नर्व जब एल्बो से पीछे यहाँ पे होती है हमारे पूरे आर्म की तरफ, यहाँ पे कोई उसकी ब्रांचेस नहीं होती हैं. यहाँ पर इट्स अ सिंगल नर्व दैट इज गोइंग फ्रॉम योर एल्बो अप टिल योर शोल्डर जॉइंट, एंड यहाँ से होती हुई वापस ही जुड़ जाती है आपके स्पाइनल कॉर्ड से. सो इसको भी अब थोड़ा स्ट्रेच कर लेते हैं. राइट हैंड को ऊपर और एल्बो पीछे ऐसे कर लेंगे. एल्बो पीछे की तरफ रहेगी. दूसरे हाथ से यहाँ पे रखिए हाथ को. अब लेफ्ट हैंड से इसको पुश करते हुए ले जाएंगे पीछे की तरफ. पीछे लेके गए, होल्ड करेंगे इसको एंड वापस. अगर आपके शोल्डर जॉइंट्स में थोड़ी स्टिफनेस है या पर्टिकुलरली ट्राइसेप मसल्स में थोड़ी सी स्टिफनेस है तो ये पेनफुल हो सकता है. सो बी वेरी केयरफुल. जब आप पीछे की ओर स्ट्रेच करें, जहां आपको स्ट्रेच आना शुरू हो जाए वहां रुक जाइएगा. कोई जरूरी नहीं है कि आप पूरा पीछे तक ऐसे लेके जाए. अगर यहाँ पे आके भी आपका रुक जाता है तो कोई बात नहीं. सबकी breathing pattern will be normal. Breathing pattern will be normal. हाँ जी, ब्रीदिंग पैटर्न विल बी नॉर्मल. वापस अगेन पीछे. सबकी फ्लेक्सिबिलिटी अलग अलग होती है, सो ट्राई नॉट टू पुश इट टू मच, बिकॉज यहाँ पे अगर मसल पुल हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी. Now with the left hand, elbow को bend करेंगे, हाथ को पीछे की ओर ले जाएंगे. बहुत ध्यान से कीजिएगा, झटका बिल्कुल मत दीजिएगा कंधे को. अगेन So ये तो हुआ for the back side of the joint capsule. Now for the front. हाथों को ऐसे साइड में उठाइए एंड पीछे की तरफ ले जाइए. जितना पीछे आप स्ट्रेच कर पाए अच्छे से स्ट्रेच करिए. वापस आगे एक बार और. Again. Waपस. दोनों हाथ नीचे. Now to just relax the muscles of shoulder and forearms. हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, कोई हाथों में मूवमेंट नहीं करनी है इस टाइम. Just sit straight and
शोल्डर्स को श्रक करते हुए, ऊपर की ओर उठाते हुए पीछे स्ट्रेच करेंगे, वापस आगे। पीछे की ओर हमेशा श्रगिंग करते हैं, कभी भी शोल्डर्स आगे की ओर ऐसे नहीं लाते हैं, हमेशा पीछे ले जाते हैं। Relax. So these were all the exercises for the forearm muscles. If you have any doubt, तो आप अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। डॉक्टर अनुराग, ये जो जी। जगह है यहाँ ब्लैक क्यों हो जाता है? सबका होता है क्या? हाँ, नहीं, सबका नहीं होता। कुछ लोगों का होता है, कुछ लोगों का नहीं होता। ये बेसिकली एरिया है जहाँ पे आपकी सारी डेड स्किन जमा होती है। राइट, करेक्ट। आपके बॉडी में अगर आप ध्यान से नोटिस करें, जहां जहां पर बेंड होती है ना बॉडी, वहां पर क्रीज पड़ जाती है। जैसे कपड़ों पे क्या होता है, कपड़े जहां पे भी अगर तो अच्छे से जहां से फोल्ड होते हैं कपड़े, जहां से हम कपड़ों की तह लगाते हैं, तो वो जो क्रीज होती हैं वो थोड़ी उभर के आ जाती हैं। इवन नेक्स्ट टाइम व्हेन वी वेयर देम, तो वील नो कि ये कहां से हल्का सा फोल्ड हुआ है। विजिबल हो जाती है, विजिबल हो। और इनका हमारी बॉडी में बड़ा इंपॉर्टेंस है, बिकॉज दीज आर दी रेफरेंस लाइंस व्हेन वी परफॉर्म अ सर्जरी। अब जैसे कि थ्रोट सर्जरी, अगर आप ऊपर की ओर देखें तो यहाँ पे आपको कुछ लाइंस नजर आएंगी ऐसे, जो कि ऐसे हॉरिजॉन्टली चल रही होती हैं। जब कोई गले की सर्जरी होती है तो डॉक्टर कभी भी जब इंसिजन करेगा ना गले का, अगर कुछ काटने के लिए, तो वो ऐसे ही इन्हीं लाइंस के अलोंग इंसाइज करते हैं। कभी भी वो वर्टिकल इंसिजन ऐसा नहीं करते। अच्छा। किसी भी सिर्फ एक सर्जरी जिसमें वो ऐसे वर्टिकल इंसिजन करते हैं, वो होता है जब किसी को इंट्यूबेट करना हो। अगर विंड पाइप में कुछ अटका हुआ है एंड द पेशेंट इज नॉट एबल टू ब्रीथ, उस टाइम पे इमरजेंसी में दे जस्ट टेक अ स्कैल्पल, फटाफट से यहाँ से काट के दे पाइप अंदर डाल देते हैं, जस्ट सो दैट द पेशेंट इज एबल टू ब्रीथ। अदर देन दैट, किसी भी सर्जरी में वो लाइन हमेशा ऐसे चीरा मारते हैं, दे नेवर डू दिस, बिकॉज इस तरह अगर हम इंसिजन करेंगे तो इट विल लीव अ स्कार, और वो स्किन को ठीक से हील नहीं होने देगा। देन ऐसे ही आप जैसे एल्बो का कह रहे हैं, तो यहाँ पर भी अगर एल्बो में फ्रैक्चर होता है एंड अगर कुछ इसमें रॉड डलनी है या एनी इम्प्लांट नीड्स टू बी पुट इन दिस, तो उसके लिए भी अगर वो पीछे से कुछ सर्जरी यहाँ से कर रहे हैं, तो वो इस एरिया के अलोंग यहाँ पे वर्टिकली इंसिजन करते हैं। वहीं ऑन द फ्रंट ऑफ द एल्बो, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ भी लाइन हॉरिजॉन्टल सी है, ऐसी सी है। तो यहाँ पे भी इंसिजन जो होता है वो हॉरिजॉन्टल ऐसा ही होता है। इट विल नेवर बी दिस, बिकॉज हम इन लाइंस के ऑपोजिट अगर ऐसे इंसिजन करें तो फिर वो जो स्कार बनता है वो जल्दी हील नहीं होता। लाइन के अलोंग करते हैं तो स्कार जल्दी से ठीक हो जाता है। तो इन लाइंस की इम्पोर्टेंस यही है कि ये स्किन को दोबारा नए सिरे से हील करने में हेल्प करते हैं। एंड जैसे मैंने बताया कि पीछे की तरफ यहाँ पे नीचे घुटनों के पास भी होती है, नीचे एड़ियों के पास भी होती है। ये वो एरिया है जहाँ पर आपके सारी बॉडी की डेड स्किन आके जमा हो जाती है। बिकॉज अब वो डेड सेल टिश्यूज हैं, उनका कोई मतलब यूज नहीं है बॉडी में। सो दे आर स्टोर्ड हियर, वहां आके यहाँ पे जमा हो जाते हैं एंड देन यहाँ से वो अपने आप झड़ जाते हैं। अब जिन लोगों की डेड स्किन सेल्स का डिपोजिशन ज्यादा है, उनकी वो यहाँ पर ब्लैक हो जाती है, और जिनका डेड स्किन सेल्स का डिपोजिशन ज्यादा नहीं है, उनकी ये स्किन क्लियर रहती है। डॉक्टर अनुराग,
आपने जो कहा ना गले का ऐसे नहीं करते हैं, इस तरह से करते हैं, पर हाँ जी। सीजरियन दोनों तरफ से ही करते हैं, ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है। सिजेरियन सेक्शन तो इट हैज टू बी, जो इंसिजन Both होता है ways. वो एक प्लस के शेप में होता है, सो इट हैज अ हॉरिजॉन्टल लाइन आल्सो एंड अ नहीं, वर्टिकल। किसी का ऐसे होता है, किसी का ऐसे होता है, माने इट कैन बी डन इन बोथ वेज, Both बिकॉज ways. एब्डोमेन में से, क्योंकि देखिए सी सेक्शन में हम कोई इम्प्लांट अंदर डाल नहीं रहे हैं, हम रादर कुछ वहां से बाहर निकाल रहे हैं, निकाल और रहे हैं। हम जो बाहर निकाल रहे हैं वो भी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, इट इज अनदर लाइव ह्यूमन बीइंग। Life. उसको बाहर निकालने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए, वो छोटी सी जगह में से नहीं निकल सकता, उसको थोड़ा Fat बड़ा है, इंसिजन चाहिए जिन होता है। लोगों का फैट है उन लोगों का ऐसे करते हैं मेरे ख्याल में, जो और थोड़े फैट नहीं रहने से ऐसे। जिनका अनुराग, बॉडी वेट कम होता है, जो थोड़े पतले से होते हैं, इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी, इफ दे आर नॉट दैट हैवी, तो उसका वर्टिकल इंसिजन होता है एकदम वर्टिकली होती है। नाभि के अलोंग सीधा ऐसे। उसके अनुराग- पीछे क्या रीजन है वो मैं भी नहीं जानता कि क्यों करते हैं। Can I ask you a question, अनुराग? जी जी, हाँ जी। मेरे को चक्कर आ रहे हैं बड़े दिन से, इट्स ओवर अ मंथ, सो आई गॉट माय सेल्फ चेक्ड अप, बीपी वाज पहले थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा हुआ था, अभी ठीक है बिल्कुल। He's given me, now he's told me to do exercises कि पलंग के बीच में लेटो आप नॉर्मली सिर ऊपर और पैर नीचे करते हो, पलंग के बीच में हॉरिजॉन्टल लेटो, सिर को पलंग के नीचे लटकाइए और टर्न वन साइड लुकिंग डाउन ऑन द ग्राउंड एंड देन टर्न बैक लुकिंग ऑन द सीलिंग। ठीक है। ये एक्सरसाइज, लेकिन मेरे को तो इससे और ज्यादा चक्कर आ रहे हैं, मुझे तो वॉमिटिंग हो रही है और इससे मेरे को ज्यादा चक्कर आ रहे हैं। मे बी आई एम नॉट डूइंग इट द राइट वे। आपने चेकअप किन से करवाया था? डॉक्टर लुथरिया इज अ वेरी गुड डॉक्टर, हमारे वो मतलब वो फिजिशियन है या वो फिजिशियन, जीपी, जनरल फिजिशियन, जनरल फिजिशियन, नॉट ईएनटी? नो, ईएनटी का भी उसने पहले दिया था दवाई। नहीं, It was not- ENT का आप एक बार ना, एक टेस्ट होता है ऑडियोमेट्री के नाम से, अगर हो सके तो एक बार वो करवाइएगा अपना, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर केसेस में जो हमारा बैलेंस की जो प्रॉब्लम होती है वो हमारे कानों से रिलेटेड ही होती है। अच्छा, तो दो बातें हैं इसमें, या तो जो हमारा जो ऑडिटरी नर्व है वो थोड़ा सा वीक हो रहा है टाइम के साथ, या फिर उसमें कुछ इनर ईयर में हल्का सा इन्फेक्शन हो सकता है, वो हमें पता नहीं चला होगा उस बारे में। तो कोई डॉक्टर अच्छा बता सकते हैं ना सर ईएनटी का दिल्ली में? I'll have to check कि दिल्ली में कौन से हैं आपके घर के पास में, मैं पता कर दूंगा, अगर होंगे हमारी जानकारी में तो आई विल लेट यू नो। तो उनसे जाके एक बार आप पूछ सकते हैं, बिकॉज ऑडियोमेट्री आफ्टर अ सर्टेन एज, इवन दो पीपल डोंट डू दैट टू ऑफ्टन, बट मैं अपनी ओर से रेकमेंड करता हूँ कि साल में एक बार करवा लेनी चाहिए, बिकॉज जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, people, not all people but some people tend to be a bit hard of hearing also, तो तो थोड़ा प्रिवेंट करने के लिए एक बार आप हो सके तो ऑडियोमेट्री करवा लीजिए। doesn't take more than 5 minutes, मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं ऑडियोमेट्री। जैसे मैंने अभी हेडफोन, जैसे ईयरफोन लगा रखे हैं, वो ऐसे ही लगा के बस उसमें से एक दो आवाजें सुनाते हैं और आपको बताते हैं कि आपने आप उनको बताते हैं कि कहाँ पे आवाज आनी शुरू हुई, बंद हो गई, या आ रही है नहीं आ रही है। एंड व्हाट अबाउट इन्फेक्शन, कैसे होगा पता उसको? वो अगर एक बार वो प्रोब डाल के चेक करते हैं टॉर्च से, इफ देयर इज समथिंग ऑन द ईयर ड्रम तो इट विल रिवील इटसेल्फ, तो फिर उसका एंटीबायोटिक दे देंगे वो। ठीक है। इनर ईयर इन्फेक्शन जल्दी ठीक हो जाता है, उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। और प्लस अभी जैसा सीजन है ना, बारिशों के टाइम पे इनर ईयर में इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है। राइट एट दिस पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर, जून से लेकर अगस्त सितंबर तक का जो मंथ होता है, इसमें बहुत केसेस होते हैं ईयर इन्फेक्शन के। ये होता है कि कई बार देयर ऑफ सच अ लो इंटेंसिटी की इन्फेक्शन आके चला भी जाता है और हमें पता नहीं चलता। कई बार इफ इट स्टेज देयर देन ये चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। तो मैं पता कर देता हूँ, अगर कोई ईएनटी होंगे आपके लोकेशन में तो वी विल लेट यू। थैंक यू। कहाँ पे रहते हैं डॉक्टर साहब? ये हौस खास में जी, हौस खास में रहते हैं, साउथ दिल्ली में। डॉक्टर एसके सचदेवा है, ईएनटी स्पेशलिस्ट। एक सेकंड, ही इज नंबर 1, ग्रेटर कैलाश में है, ग्रेटर कैलाश। मैं लिख लूं डॉक्टर, मामरी जी एक मिनट, डॉक्टर एसके सचदेवा। कौन से ईस्ट ऑफ कैलाश में, कहां पर? नहीं, ग्रेटर कैलाश में जो मार्केट है ना, 1
ग्रेटर कैलाश ग्रेटर कैलाश, हाँ जी, वो सिनेमा के पास। ओके 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 I know another doctor in Vasant Vihar, and I got tell me. operation done. वो तो बता दीजिए, वो तो काफी पास भी होगा हमारे, बताइए। डॉक्टर R.K. भारद्वाज हैं वसंत विहार में। Is he good? Yeah, very good. I got one operation done from him, and Oh. then audiometry and regular checkups is very good. Where is he in And he has Vasant a Vihar? website. He has a website also. Readily, I don't have his mobile number right लोकेशन बता दीजिए कहाँ पर है वो, अब इस Sorry? वसंत से लोकेशन बता दीजिए वसंत विहार पे। now. Dr. R.K. Bhardwaj, and he is on Procto also. So I think if you type his name, you will get his clinic number. So he has a clinic, and you will immediately get the number on Google. ओके Otherwise, let me know next time. If you are not able to find it, I will keep it ready. I will search for it and keep it ready. ठीक है, थैंक यू मैडम, थैंक यू बामरी जी। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। It's very painful because I'm traveling now, so I don't want to, चक्कर आ जाता है जब तो you even I drive also, तो मेरे को बड़ी डर लगती है कई बारी, अचानक से एकदम यूं हो जाएगा ना, तो मेरे को ध्यान रखिए, ड्राइव करते टाइम तो ये होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल।